गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट की थी कम्युनिकेबल डिजीज़ पढ़ना। और कम्युनिकेबल डिजीज़ में सबसे पहले हमने बात की थी बैक्टीरियल कम्युनिकेबल डिजीज़ की। मीन्स ऐसी डिजीज़ जिनका पॉजिटिव एजेंट कोई बैक्टीरिया होता है, देन वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट होती है, उनको अपन ने कहा था बैक्टीरियल कम्युनिकेबल डिजीज़। जिनके अंदर बहुत सारी डिजीज़ आती है। और अपन ने सबसे पहले फर्स्ट डिजीज़ की बात की थी, डिप्थीरिया के बारे में लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम सेकंड कम्युनिकेबल डिजीज़ पर्टूसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एंड तक हमारे साथ बने रहे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि पर्टूसिस क्या होता है, इसके क्लिनिकल फीचर्स, इसका प्रिवेंशन, पूरा डिटेल से इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें तो पर्टूसिस इज एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। पर्टूसिस जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज है। मीन्स इसकी ऑनसेट एक्यूट टाइप की रहती है। देन कैरेक्टराइज्ड बाई एन इंसिडियस ऑनसेट ऑफ माइल्ड फीवर एंड इरिटेटिंग कफ। जब ये डिजीज होती है तो स्टार्टिंग में क्या होता है, इसकी ऑनसेट कैसे रहती है कि पेशेंट को माइल्ड फीवर आएगा और फीवर के साथ इरिटेटिंग कफिंग होगी। देन ग्रेजुअली बिकमिंग प्रोक्सिस्मल विथ कैरेक्टराइज्ड वूप लाइक साउंड। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये डिजीज प्रोग्रेस होती है, कपिंग के साथ वूप लाइक मीन्स डॉग जब कपिंग करता है, कुत्ता खांसता है तो उस टाइप का साउंड आने लगेगा, या वूप भेड़िए के टाइप का साउंड आने लगेगा। और कब आएगा? ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। जब खांसी के साथ कपिंग के साथ वो क्लाइंट इंस्पायरेशन करेगा तो उस टाइम वूप लाइक साउंड आएगा। इसीलिए इस पर्टूसिस को वुपिंग कप के नाम से भी हम जानते हैं। देन मोस्टली सीन इन चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। पर्टूसिस मेनली जो 5 ईयर की एज के बिलो के चाइल्ड है, ऐसे बच्चे जिनकी एज 5 साल से कम है, मेनली उनके अंदर देखने को मिलता है। देन ऑल्सो नोन एज 100 डेज कप। पर्टूसिस को दूसरे नाम से अपन 100 डेज कप के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से पर्टूसिसी को कहते हैं अपन वूपिंग कप, और इसे ही कहा जाता है 100 डेज कप, जो कि मेनली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है और 5 साल से कम उम्र के बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। देन बात करते हैं इसके पॉजिटिव एजेंट की। तो पर्टूसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है, तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट रहता है वो एक बैक्टीरिया होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम होता है बोर्डेटेला पर्टूसिस, कॉज्ड बाई बोर्डेटेला पर्टूसिस बैक्टीरिया। और इसका जो सोर्स होता है, इन्फेक्शन का जो स्रोत होता है, वो होता है केस ऑफ पर्टूसिस। मीन्स जिस पेशेंट को पर्टूसिस हो रखा है, जो पर्टूसिस का केस है या क्लाइंट है, वही आगे इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करने के सोर्स के रूप में काम करेगा। देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ट्रांसमिट होता है या ट्रांसमिट होने के तरीके क्या रहते हैं। तो फर्स्ट इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। मीन्स इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहने से, उसके आर्टिकल्स यूज करने से ये ट्रांसमिट हो जाता है। देन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जो इन्फेक्टेड चाइल्ड है उसके खांसने से, छींकने से, स्नेजिंग से, कफिंग से जो ड्रॉपलेट रिलीज होते हैं इन्वायरमेंटल एयर के अंदर, वो ड्रॉपलेट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू दूसरे पर्सन में एंटर करके उसके अंदर डिजीज कोज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ट्रांसमिशन डायरेक्ट रूट से ट्रांसमिट हो सकता है, देन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। देन इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन बाय फोमिट्स, तो जो इन्फेक्टेड चाइल्ड है उसके फोमिट्स से भी इनडायरेक्टली ट्रांसमिट हो सकता है। तो कह सकते हैं पर्टूसिस डायरेक्ट रूट से भी ट्रांसमिट होता है और इनडायरेक्ट रूट से भी ट्रांसमिट होता है। देन इनक्यूबेशन पीरियड इसका देखा जाए तो पर्टूसिस का जो इनक्यूबेशन पीरियड रहता है वो यूजुअली रहता है 1 to 2 वीक्स, 1 से 2 सप्ताह तक का, या कह सकते हैं 7 to 14 डेज तक का इनक्यूबेशन पीरियड रहता है। अगर किसी पर्सन के अंदर, किसी बच्चे के अंदर पर्टूसिस का पॉजिटिव एजेंट चला गया या वो इन्फेक्टेड हो गया तो साइन एंड सिम्टम डेवलप होने तक 14 डेज तक का समय लग सकता है। देन इन्फेक्टिव पीरियड की बात की जाए तो मोस्ट इन्फेक्टिव ड्यूरिंग कैटेरल स्टेज। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स में आगे पढ़ेंगे इसकी कैटेरल स्टेज। तो कैटेरल स्टेज के टाइम ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिव होता है। मीन्स अगर किसी चाइल्ड को डिप्थीरिया है, पर्टूसिस है
और पर्टूसिस की जब कैटरल स्टेज आएगी तो उस स्टेज के दौरान वो सबसे ज़्यादा दूसरे बच्चों में संक्रमण फैलाने का, इन्फेक्शन ट्रांसमिट करने का काम करेगा। देन द इन्फेक्टिव पीरियड मे बी एक्सटेंड फ्रॉम ए वीक आफ्टर एक्सपोजर टू अबाउट 3 वीक आफ्टर द ऑनसेट ऑफ प्रोक्सिमल स्टेज। कि जो इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन की स्टार्टिंग स्टेज होगी उससे 1 सप्ताह से लेकर जब प्रोक्सिमल स्टेज आएगी, एक्चुअल सिम्टम आ जाएंगे, उसके बाद भी 3 सप्ताह तक ये बच्चा दूसरे बच्चों को इन्फेक्टेड कर सकता है। तो कह सकते हैं इसका जो इन्फेक्टिव पीरियड होता है वो 1 to 3 वीक्स होता है। इन्फेक्शन होने के 1 से 3 सप्ताह तक ये आगे दूसरों में इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता है। देन बात करें इसके क्लिनिकल फीचर्स की, तो क्लिनिकल फीचर्स को अपन 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कैटरल स्टेज। कैटरल स्टेज लास्ट अबाउट 10 डेज। जो इसकी स्टार्टिंग स्टेज होती है उसको कहते हैं कैटरल स्टेज, और ये मोस्टली 10 दिन तक रहती है। इसके सिम्टम्स इस टाइप के होते हैं। सबसे पहले फीवर देखने को मिलता है इस स्टेज के अंदर, देन स्नीजिंग, छींके आना, कोराइजा मीन्स नॉर्मल कॉमन कोल्ड लाइक सिम्टम, एनोरेक्सिया एंड मेलाइज, देन परसिस्टेंट कफ, परसिस्टेंट लगातार खांसी आएगी। इन द इनिशियल स्टेज इट ओनली कम्स एट नाइट। शुरुआती स्टेज में ये सिर्फ नाइट के टाइम आती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेज प्रोग्रेस होती है, पेशेंट की साइन एंड सिम्टम प्रोग्रेस होते हैं, तो दिन के टाइम भी कफिंग देखने को मिलने लगती है। तो ये स्टार्टिंग स्टेज होती है कैटरल स्टेज, और इसी स्टेज के दौरान पेशेंट सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिव होता है। इस स्टेज के स्टार्टिंग में 1 सप्ताह तक, या इसकी नेक्स्ट प्रोक्सिमल स्टेज के बाद भी 3 सप्ताह तक आगे इन्फेक्शन ट्रांसमिट करता है। देन सेकंड बात करें तो सेकंड इसकी होती है प्रोक्सिमल स्टेज। दिस स्टेज लास्ट अबाउट 2 to 4 वीक्स। ये स्टेज 2 से 4 सप्ताह तक बनी रहती है, और इसके सिम्टम्स इस प्रकार होंगे। अब क्या होगा, कंडीशन प्रोग्रेस होगी। शुरुआत में थोड़ा कफ था, वो खांसी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उसको रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़ होगी, क्योंकि एक्सेसिव कफिंग के कारण रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़ होगी, इसलिए बच्चे के अंदर देखने को मिलेगा साइनोसिस। देन हाई पिच्ड इंस्पायरेशन, क्योंकि अब डिजीज प्रोग्रेस होगी तो वूप लाइक साउंड सुनाई देगा। जब भी वो इंस्पायर करेगा तो हाई पिच का लाउडली वूप लाइक साउंड सुनने को मिलेगा। देन सब कंजेक्टिवल हेमरेज, कंजेक्टिवा से हेमरेज हो सकता है। देन कन्वल्जन, रेड फेस, फेस का कलर रेड हो सकता है। ड्रॉपलिंग ऑफ सलाइवा, एक्सेसिव कफिंग के कारण उस पेशेंट के अंदर, उस बच्चे के अंदर सलाइवा की ड्रॉपलिंग होने लगती है, मीन्स लार टपकने लगती है उसकी। देन वोमिटिंग, इसके साथ वोमिटिंग भी देखने को मिलेगी। तो ये सेकंड प्रोक्सिमल स्टेज। और लास्ट स्टेज होती है इसकी कन्वर्जेंस स्टेज। कन्वर्जेंस स्टेज मीन्स इस स्टेज के अंदर वो फिर से डिजीज से रिकवर होने लगता है, मीन्स जो डिजीज के साइन एंड सिम्टम थे वो वापस डिसअपियर होने लगते हैं। दिस स्टेज लास्ट फॉर 1 to 2 वीक्स। इन दिस स्टेज कफ इज रिड्यूस्ड एंड हंगरनेस स्टार्ट। अब इसके अंदर क्या होगा, कफिंग कम होगी। कफिंग कम होगी तो जो रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज थी वो ठीक होगी, सलाइवेशन हो रहा था एक्सेसिव वो कम होगा, और इसके अंदर हंगरनेस स्टार्ट होगी, अभी इसको भूख लगना स्टार्ट होगी। तो ये थर्ड स्टेज थी। लेकिन अगर इस स्टेज में, थर्ड स्टेज में पेशेंट रिकवर नहीं हो पाता है या उसको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं इस डिजीज के, जो इस प्रकार है। मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉम्प्लिकेशंस इस प्रकार है। ब्रोंकाइटिस हो सकता है, मीन्स ब्रोंकस के अंदर इन्फ्लामेशन हो सकती है। ब्रोंको निमोनिया हो सकता है। देन एटलेक्टासिस हो सकता है। देन अब्डोमिनल पेन या अब्डोमिनल हर्निया हो सकता है, क्योंकि लंबे टाइम तक कफिंग करने के कारण अब्डोमिनल मसल्स के अंदर प्रेशर पड़ेगा और वहाँ पर हर्निया का फॉर्मेशन हो सकता है। देन बात करते हैं प्रिवेंशन की, कि इस डिजीज़ का प्रिवेंशन करने के लिए क्या करते हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं इस डिजीज़ से। तो सबसे पहले तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ केस, जो भी पर्टूसिस के केस है उनका अर्ली स्टेज में डिटेक्शन करके। देन आइसोलेशन ऑफ ऑल सस्पेक्टेड केस, जितने भी सस्पेक्टेड केस है उनका आइसोलेशन करके। देन एक्टिव इम्यूनाइजेशन विद डीपीटी वैक्सीन, तो इसके लिए भी कंबाइंड वैक्सीन, जिसको लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डीपीटी वैक्सीन के थ्रू, या आजकल डीपीटी को रिप्लेस करके हमने जो पेंटावेलेंट वैक्सीन स्टार्ट की है, तो इन वैक्सीन से इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। डीपीटी वैक्सीन को लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था
कि ये 3 कंबाइंड वैक्सीन है जो 3 डिजीज से प्रिवेंट करती है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टेटनस। देन इसके डोज और रूट की बात करें तो डीपीटी वैक्सीन 0.5 ml डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से 6th 10th एंड 14th वीक पे दी जाती है। देन इसके अलावा एक बूस्टर डोज दी जाती है 18 से 24 मंथ पर। इसके अलावा डीटी की बूस्टर डोज दी जाती है 5 से 6 साल की एज पर। देन पढ़ा था कि डीपीटी वैक्सीन को फ्रोजन नहीं किया जाता, इसको सिर्फ रेफ्रिजरेट किया जाता है 4 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। तो इसको डीपीटी को यूज करते हैं अपन डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस से प्रिवेंशन के लिए। देन इसके अलावा आजकल इसको रिप्लेस करके नई जो अपन वैक्सीन यूज करते हैं पेंटावेलेंट वैक्सीन, जो 5 डिजीज से प्रिवेंट करती है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, तो उसको भी यूज करते हैं। पेंटावेलेंट के डोज की बात की जाए तो इसकी भी डोज सेम रहती है, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर देते हैं 6th 10th एंड 14th वीक पर। इसके अलावा नेक्स्ट जो बूस्ट डोज थी 18 to 24 मंथ्स पे वो डीपीटी की लगेगी एंड 5 to 6 ईयर पे डीटी की बूस्ट डोज लगेगी। देन इसके अलावा ये तो प्रिवेंटिव मेजर्स थे कि डिप्थीरिया और पर्टूसिस से प्रिवेंट करने के लिए अपन डीपीटी वैक्सीन यूज कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी पेशेंट को वूपिंग कफ हो जाए, पर्टूसिस हो जाए, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ रहेगी, तो उनकी बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में जो इसकी बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग यूज करते हैं अपन वो होती है इरिथ्रोमाइसिन, जो ड्रग ऑफ चॉइस है। और इस इरिथ्रोमाइसिन की डोज रहती है 30 to 50 mg पर केजी बॉडी वेट, 30 से 50 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से यूज की जाती है। देन सेकेंड ड्रग अपन यूज करते हैं पेनिसिलिन, जिसकी डोज रहती है 20,000 से 1,00,000 यूनिट इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं। देन अदर सिम्टोमेटिक ड्रग्स यूज कर सकते हैं जैसे एंटीपायरेटिक, एंटी स्पाज्मोडिक, एंटी हिस्टामिनिक्स, सेडेटिव। देन अगर साइनोसिस सीवियर टाइप का हो रहा है तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देन अब्डोमिनल बाइंडर्स का प्रयोग करते हैं ताकि अब्डोमिनल मसल्स पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और पेशेंट के अंदर हर्निया डेवलप होने से रोका जा सके। तो इस तरह से ये छोटी सी डिजीज़ कंडीशन अपन ने